सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाले सभी सखियों, सभी श्रोताओं को संगीता श्रीवास्तव का नमस्कार। और प्यारी बुआ जी, आपको भी बहुत बहुत नमस्कार हमारा, और बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार नमस्कार। और सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। गले मिलने का त्योहार होली, रंगों का त्योहार होली, और ऐसे ही उमंग भाई हफ्ते भर तक तो बनी ही रहती है। हाँ, और क्या, पहली बार मिलते हैं ना। हाँ, इस पूरे महीने में बिल्कुल। तो फिर तो भाई रंग रंग ही दिखता है। हाँ, और मिलना मिलाना चलता रहता है। मिलना मिलाना चलेगा अभी। मिलना मिलाना कैसे नहीं चलेगा भाई, जब तक गुजिया नहीं खत्म होगी तो ऐसे ही चलता रहेगा, मिठास बनी रहेगी। हाँ, और लेकिन फिर हाँ, कुछ कुछ और भी जो जिंदगी की बातें हैं वो भी चलती रहेंगी। हाँ, जैसे कि कुछ लोग रूठ जाते हैं, तो यही मौका होता है होली पर उन्हें मना लिया जाए। हाँ, होली सबसे अच्छा त्योहार है मनाने का भी, वैसे भी। जी, तो आज का हमारा विषय है कि बात बात में रूठो ना। हाँ, बिल्कुल रूठना नहीं है। और बचपन की होली की जो यादें हैं वो भी हमारे श्रोता ताजा कर ली जाए। ताजा करेंगे आज। लेकिन संगीता, पता है अभी सबने बड़ी मतलब आदर्शवादी होली की बात की है। हाँ, थोड़ा बहुत किया है, लेकिन मतलब वो वाली होली जैसे कि कहीं दरवाजा तोड़ लेते थे लोग कि नहीं निकल रहे हैं, तो हम लोग तो कब्जा वब्जा भी खोल खा लेते थे, और उसके बाद दरवाजा खुल जाता था। वो कुंडी जो होती थी वो बाहर से जो उसके जो पेच वेच होते थे उनको खोल दिया जाता था धीरे धीरे करके, खटिया और निकाल लिया जाता था। बुआ जी, खटिया उटिया भी कभी कभी चली जाती थी। हाँ, वो इसलिए कि जो चंदा नहीं देता था तो उनके घर से जैसे कूलर के पैनल वगैरह जो बाहर होते थे घास वास, हाँ, वो निकाल लिया जाता था। जी जी। तो इस तरीके की पहले होती थी होली। हाँ, अच्छा, जितनी सुबह होती थी उतनी ही शाम को होती थी। हाँ, अब धीरे धीरे शाम वाली सुबह होने लगी और शाम वाली गायब हो गई। हाँ, है ना। तो यानी कि बहुत कुछ छुपा रहे हैं, वो बताने की जरूरत बताने के लिए है। ना। हाँ, अरे भाई, लेकिन बताइए आप। ऐसा नहीं चलेगा, और लिखना पड़ेगा। ऐसे नहीं चलेगा, और मजेदार वाली जरूर लिखिए। हाँ, क्योंकि हम तभी आपको घुमाने ले जाएंगे रुद्रप्रयाग। और आज बुआ जी विश्व किडनी दिवस भी है, क्योंकि दूसरे गुरुवार को किडनी दिवस मनाया जाता है। जी, तो प्रत्येक दूसरे गुरुवार को कब के? मार्च हर महीने के? नहीं, मार्च महीने के। अच्छा। हाँ, और आज 9 मार्च है, तो आज इस बार का दिन तो आज ही पड़ा है। तो विश्व किडनी दिवस मनाया जाता है आज के दिन, जिसका लक्ष्य किडनी यानी कि गुर्दा जिसे कहते हैं, इससे जुड़े स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। किडनी की कह सकते हैं कि ये हमारे शरीर का सुपर कंप्यूटर है, कह सकते हैं, क्योंकि इसकी संरचना और कार्य बहुत जटिल होते हैं। किडनी की खराबी अगर हो जाए तो बहुत सारी गंभीर बीमारी हो सकती है, इसके लक्षण भी हो सकते हैं। हाँ, जैसे कि हमारे साथी ने लिखा भी है कि बाकी बातें लिखने के साथ साथ ये लिखा है कि जानकारी लेंगे। वैसे इस रोग में रोगी को बार बार पेशाब की शिकायत रहती है, सारा शरीर थकान में रहता है, हाथ और पैरों में खुजली सी चलती रहती है, चेहरे पर सूजन भी आ जाती है। इस तरह से ऐसा सुनते हैं, इन्होंने लिखा है। और बाकी इन्होंने फिर होली की बात लिखी है, लेकिन फिलहाल हम तो पहले स्वास्थ्य की बात कर लें। और बुआ जी, वो इसलिए इन्होंने लिखा होगा क्योंकि इससे जो सांसों में या जो शरीर की क्रिया में असर पड़ता है ना, तो सूजन वगैरह आ जाती है। जी, हाँ, लेकिन हमें लगता है कि किडनी को सबसे ज्यादा नकारा जाता है, यानी कि उस पर ध्यान नहीं देते हैं, बिल्कुल नहीं दिया जाता है। जी जी। तो हानिकारक और अपशिष्ट उत्पादों को, विषैले पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना, खून साफ करना, आवश्यक अम्ल, क्षार, अन्य रसायनों के संतुलन को बिगड़ने से रोकना, पानी और क्षार का संतुलन बनाए रखना, ये खास काम है। जी जी। तो अब कितना महत्वपूर्ण है आप समझ लीजिए श्रोताओं, बहुत जटिल है। और रक्तचाप हो, रक्तकण हो, और कैल्शियम पर भी नियंत्रण इसी से होता है। तो क्रेटिनिन और यूरिया 2 महत्वपूर्ण अवशिष्ट उत्पाद हैं, और ये रक्त में इनकी मात्रा का अवलोकन किडनी की कार्यक्षमता का प्रमाण है। यानी कि किडनी अगर सही काम कर रही है तो ये भी संतुलित रहेंगे, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। किडनी खून के दबाव पर भी नियंत्रण रखती है। ऐसे हमारे साथी लिखते हैं कि हमारे अद्भुत गुर्दे के बारे में जागरूकता बढ़ाएं, इस बात पर प्रकाश डालें कि मधुमेह और उच्च रक्तचाप क्रॉनिक किडनी रोग के लिए प्रमुख जोखिम कारक है। तो भाई इन्होंने ही बता दिया कि ये बहुत जोखिम भरा है। बाकी देखो क्या होता है कि अक्सर हम सोचते हैं कि उसकी पूरी संरचना समझें, उसकी कार्य प्रणाली समझें। भाई उससे बेहतर तो ये समझ जाइए कि अगर ये ठीक से काम नहीं कर रहा है तो क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं। जी जी। और जो खान पान भी होता है ना बुआ जी, उससे जो हमारे शरीर में जो कह सकते हैं कि कुछ एक अम्ल, क्षार, ये सब जो उत्पन्न होते हैं, यूरिया वगैरह, तो उसका भी किडनी पर बिल्कुल सीधा असर पड़ता है। तो जो खान पान है उसको भी बहुत अच्छी तरह से संतुलित करना चाहिए, क्योंकि किडनी पे ज्यादातर असर पड़ता है। कई बार ये भी देखा जाता है कि पानी भी
बहुत कम पीते हैं, तो इसका भी हाँ। प्रभाव पड़ता है। तो बिल्कुल। कई तरह के हार्मोन भी बनते हैं जिनकी सहायता से पानी की मात्रा, अम्ल क्षार के जो संतुलन है उनको बनाए रखती है किडनी, और किडनी हड्डियों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए विटामिन डी को सक्रिय रूप से परिवर्तित करती है। तो भाई अब जरूरी इस बात मतलब है कि हम अपने खाने का ध्यान रखें। तो जैसे कि पपीता है, जौ का आटा है, हाँ। संतुलित मात्रा में उड़द की दाल लें, है ना, ताकि पोटेशियम, कैल्शियम और प्रोटीन, आयरन जैसे पौष्टिक तत्व मिलते रहें हमें, है ना, और जो कि किडनी की पथरी को आराम देते हैं। मूंग की दाल और काला तिल, इसके माध्यम से हमें फाइबर, प्रोटीन, पोटेशियम, मैग्नीशियम मिल जाता है। पानी खूब पिए, जैसे तुमने कहा कम पीने से दिक्कत होती है। अब पानी पीने के संग संग तरबूज है, खरबूजा है, ये सब खाएं, संतरा, सेब, ये सब जरूर लें। मतलब पानी की मात्रा तो मिलेगी ही, इसके संग संग आपको लौह तत्व भी मिलेगा। तो ये अच्छा रहेगा। मौसम के जो भी फल हैं उन्हें जरूर लें। जी जी, तो इससे विटामिन और मिनरल्स ठीक ठीक मात्रा में पहुंचेंगे। और साथ ही जो व्यायाम है वो भी करें। लेकिन बुआ जी, व्यायाम में भी जो सरल व्यायाम होते हैं, या जो कह सकते हैं कि एक भारतीय पद्धति के हिसाब से जो व्यायाम है उस पर ज्यादा जोर, मतलब सरल वाला करें, मुश्किल वाला ना करें। नहीं, मुश्किल वाला भी करें, लेकिन जो वो मशीन वाला होता है, यही तो हम कह रहे हैं कि ये बताओ ना। जी जी, तो वो मशीन वाला जो होता है उसको डॉक्टर सलाह के बाद ही करें, क्योंकि इससे भी काफी असर पड़ता है। अब सच बात है कि हम सब जिम की ओर मुखातिब हो गए हैं। लेकिन क्यों नहीं हम व्यायाम के लिए अपने योग पर जाएं। बाकी जो टहलना है या और तरीके के जो व्यायाम है, देखो योग में बहुत सारे ऐसे हैं जो कि हमारे खास अंग के लिए होते हैं, और एक सामान्य होते हैं जो हमारी जो ऊर्जा को है वो नष्ट करते हैं, मतलब यानी कैलोरी नष्ट करते हैं, यानी कि दुबला करते हैं। तो इस तरीके के व्यायाम अलग अलग तरीके के हैं। कुछ होते हैं जो हमारा तनाव कम करते हैं, तो उन सबको आप देख लें, उन्हीं पर जाएं तो ज्यादा बेहतर है। क्योंकि क्या होता है, जिम हम जो होता है कि एसी में करते हैं ना, बंद कमरे के अंदर। बेहतर है कि आप खुले में करें इन सब व्यायाम को, है ना। हाँ, और उसके लिए जो पसीना निकलता है उसके लिए भी बड़ी सारी चीजें खाते हैं, जैसे अलग अलग तरह के प्रोटीन जो होते हैं वो भी लिए जाते हैं। जबकि व्यायाम में ऐसा नहीं देखने को आता है बुआ जी, कि जो हम लोग खाना खाते हैं, जो फल खाते हैं, वही बस रहता है। अच्छा, जो शुगर बढ़ाने वाली चीजें हैं वो किडनी के लिए बहुत ज्यादा ठीक नहीं है, नुकसानदेह है। हाँ, तो उस पर भी नियंत्रण रखना चाहिए। और जो एक बड़ी खास चीज है कि जो छोटी छोटी, जैसे कि अब आज हम लोग बात करेंगे भाई, बात बात में रूठना, तो जो स्ट्रेस होता है, जो एक तनाव पैदा होता है, उससे भी बहुत दूर रहना चाहिए। वो तो सब बीमारियों की जड़ है, कहना चाहिए ना, तनाव। जी जी जी। तो भाई सब चीजों का ख्याल रखें और अपने वजन पर ध्यान रखें। बाकी जो है, ये तो किसी बीमारी की बात हो चाहे ना हो, लेकिन धूम्रपान हो या कोई किसी भी तरीके का व्यसन जो है, उससे हमें दूर रहना चाहिए। उसकी गिरफ्त में नहीं आना चाहिए। अधिक दवाइयों के सेवन से बचें। बाकी तो सब आपको पता ही है जी। मस्त रहें, खुश रहें, गाना सुने। किसकी जुल्फ बिखरी, ये किसकी जुल्फ बिखरी, जग सारा गया महक महक, किसकी जुल्फ बिखरी। ठंडी ठंडी हवा
फूलों के मुख चूमे, बगिया को दुलराए, डाली डाली जाए लटक लटक किसकी जुल्फ बिखरी। ये किसने गीत छेड़ा, दिल मेरा नाचे थिरक थिरक, किसने गीत छेड़ा। बाजी मैंने जीती, एक बाजी दिल हारा। मेरे साजन तेरे कारण मैंने छोड़ा जग सारा, संग तेरे चले रौनक झनक, किसने गीत छेड़ा। ये किसकी जुल्फ बिखरी, जग सारा गया महक महक। किसने गीत छेड़ा, दिल मेरा नाचे थिरक थिरक, किसने गीत छेड़ा। ये किसने गीत छेड़ा, ये किसने गीत छेड़ा, ये किसने गीत। हाँ बुआ जी। क्या हाँ बुआ जी? आप कह रही थी रुद्रप्रयाग चलें? हाँ हाँ, हमारे साथियों ने तो लिखा है कि घूमने चलेंगे, बहुत अच्छी सी जगह है ये। हाँ हाँ। बहुत सारे लोग घूम चुके हैं, पता है। अच्छा, और लेकिन क्या? इसमें बहुत सारी जगह ऐसी है ना बुआ जी, हाँ। जो रुद्रप्रयाग के आसपास हैं, बड़ी खूबसूरत सी जगह हैं। तो एक जगह जाए जाए तो इन्होंने भी सोचा होगा कि चलो यहाँ भी चले चले, वहां भी चले अच्छा, चले। मतलब तुम ये कह रही हो कि कहीं और गए थे तो वहां भी चले होंगे, ऐसा नहीं है। बहुत जानकारी भी दी है, लिखा है रुद्रप्रयाग इस पावन स्थल पर केदारनाथ धाम से आने वाले मंदाकिनी नदी और बद्रीनाथ से आने वाली अलकनंदा नदी का संगम होता है। इस स्थल के बारे में कहा जाता है कि नारद मुनि ने संगीत को जानने के लिए यहीं तपस्या की थी। इससे खुश होकर भगवान शिव यहाँ रुद्र रूप में उपस्थित हुए थे और नारद मुनि को वीणा बजाना सिखाया था। क्या बात ये है। इन्होंने बहुत अच्छी और बहुत सटीक कह सकते हैं जानकारी दी है, देना। और बड़ी अच्छी सी जानकारी है जी। तो रुद्रप्रयाग के बारे में बुआ जी चले? हाँ बिल्कुल। तो जी। भाई सभी जानते हैं कि उत्तराखंड राज्य में है और के गढ़वाल मंडल में स्थित है ये, और अलकनंदा नदी के पंच प्रयाग में से एक है जहां अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम होता है। हमारे साथी ने लिखा ही है। इससे आगे देव प्रयाग में अलकनंदा भागीरथी से मिलती हैं और गंगा नदी का निर्माण करती हैं। अलकनंदा और मंदाकिनी नदी पर स्थित रुद्रप्रयाग का नाम भगवान शिव के नाम पर रखा गया है, यानी रुद्र। तो दो नदियों का संगम रुद्रप्रयाग में बड़ा अद्भुत दिखाई पड़ता है। माना, और बुआ जी ये भी है कि वहां के जल को अगर देखेंगे ना तो बिल्कुल अलग अलग सा दिखाई देता है। हाँ। तो माना जाता है कि अब तो इन्होंने लिख ही दिया है बिल्कुल ठीक ठीक, हमारे जो श्रोता है उन्होंने कि नारद मुनि ने वहां तपस्या की थी और इस तरह से उन्हें कह सकते हैं कि वीणा भी जो है वो प्राप्त हुई, और इसे एक तरह से कह सकते हैं कि भगवान शिव ने शिक्षा भी दी और आशीर्वाद भी दिया, और तभी से इस स्थान का नाम रुद्रप्रयाग पड़ा। यहाँ भगवान शिव और माता जगदम्बा का एक प्राचीन और प्रतिष्ठित मंदिर भी है। यहाँ अगर देखा जाए तो आस्था का सदा सर्वदा ही दिखाई पड़ती है, एक मेला सा लगा रहता है, और इस स्थल के पौराणिक महत्व भी कई प्राचीन ग्रंथों में बताए गए हैं। स्कंद पुराण में भी एक वर्णन मिलता है कि द्वापर युग में महाभारत के युद्ध के समाप्त होने के बाद पांडवों द्वारा कौरवों की मृत्यु के बाद इस दोष से मुक्त होने के लिए पांडवों ने भगवान शिव का दर्शन करना चाहा, जिससे वो अपनों के मृत्यु दोष का प्रायश्चित कर सके। और पांडव काशी होते हुए जब केदार पहुंचे तो उन्हें यहाँ भगवान शिव के दर्शन हुए और यहीं से स्वर्ग रोहिणी के द्वारा स्वर्ग को उन्होंने प्रस्थान किया, ऐसा कहा जाता है। और रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी के तट पर अगस्त्य मुनि ने वर्षों तपस्या की थी, इसलिए यहाँ ऋषि अगस्त्य के नाम पर अगस्तेश्वर महादेव मंदिर भी है। जी, और यहाँ भी दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, यानी कि अगस्तेश्वर मंदिर में, महादेव मंदिर में। और बैसाखी के अवसर पर बुआ जी यहाँ मेला लगता है। तो मेला और अगर नदी के पास लगा हो, इतने सुंदर से, हाँ इतनी सुंदर पहाड़ी जगह पे लगा हो तो फिर क्या बात है। और गुप्त काशी नाम की भी जगह है, यहाँ गंगा और यमुना नदियाँ आपस में मिलती हैं। पुराना विश्वनाथ मंदिर, आराधनेश्वर मंदिर, उसके बाद
मणिकर्णिका ये भी कुंड है एक, और गुप्त काशी के प्रमुख तीर्थ स्थलों में ये स्थान जो है वो माने जाते हैं। सोनप्रयाग केदारनाथ के प्रमुख मार्ग पर स्थित है सोनप्रयाग, जो समुद्र तल से 1829 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और मान्यता है कि सोनप्रयाग के पवित्र जल को छूने से बैकुंठ धाम पहुंचने में मदद मिलती है। यहाँ से केदारनाथ की दूरी मात्र 19 किलोमीटर है। ये वही स्थान है जहां भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह हुआ था। सोनप्रयाग से त्रियुगी नारायण की दूरी जो है वो 14 किलोमीटर दूर है जी। और यहीं पर खिरसू नाम की जगह भी है। हिमालय पर्वत श्रृंखला के मध्य में स्थित है ये स्थान, जहां बर्फ से ढके पर्वतों से घिरा ये स्थान बेहद सुंदर नजर आता है, जो पौड़ी से 19 किलोमीटर की दूरी पर है। ओक, देवदार और प्राकृतिक छटा से भरपूर ये स्थान बहुत ही शांतिपूर्ण है। गौरी कुंड चलते हैं अब। ये सोनप्रयाग से ये बहुत पास में है और केदारनाथ मार्ग पर है ये गौरी कुंड, जहां गर्म पानी के कुंड या पूल में स्नान करके श्रद्धालु गौरी देवी मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं। और ये माता पार्वती की तपोस्थली कही जाती है। हाँ, ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव को पाने के लिए उन्होंने यही तपस्या की। जी जी। और देवरिया ताल ये एक बहुत ही सुंदर झील है, जो स्थान चोपटा यानी उखीमठ के मार्ग पर स्थित है। ये झील वनों से घिरी हुई है और चौकम्बा शिखर का जो पड़ने वाला एक प्रतिबिंब है इस झील पर पड़ता है। इस वजह से ये झील और भी सुंदर दिखाई देती है। क्या बात है। चोपता गुप्तेश्वर और उखीमठ मार्ग से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। चोपता गढ़वाल क्षेत्र के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है और यहाँ तुंगनाथ का प्राचीन मंदिर है। जी। भारत के उत्तरांचल यानी कि अगर इस जगह पे देखा जाए तो केदारनाथ की प्रमुख भूमिका है, प्रमुख स्थलों में केदारनाथ है जो 4 धामों में से एक है। रुद्रप्रयाग से केदारनाथ की दूरी काफी कम है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ मंदिर है, ये तो सभी जानते हैं। और भगवान शिव को केदार नाम से भी जाना जाता है। तो बर्फ से ढके ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर स्थित केदारनाथ मंदिर हिमालय की रमणीय छटा को और सुंदर बनाता है। रुद्रप्रयाग से केदारनाथ की दूरी लगभग 50 किलोमीटर है बुआ जी। तो भाई ये जो दूरी और सब बताया हमने, आपको एक तरह से घुमाया। हमारे साथी ये भी लिख रहे हैं कि अभी तो हम काम कर रहे हैं बिहार में और मन को आपके माध्यम से घुमा रहे हैं देवनगरी रुद्रप्रयाग में। तो भाई चलिए, अब ये यात्रा यहीं समाप्त होती है। अब आपको ले चलते हैं एक प्यारी सी संगीत की दुनिया में।
हमारा चाहिए। नीले पर्वतों की धारा ला 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 तो भाई लोग तो बड़े अलग अलग स्वभाव के होते हैं। हाँ तुमने पहले ही कह दिया, अब क्या करें। हाँ लेकिन हमारे साथी भी कम नहीं है, इन्होंने लिख दिया मनाएगा कौन। हाँ मैं रूठा तुम भी रूठ गए, फिर मनाएगा कौन। आज दरार है कल खाई होगी, फिर भरेगा कौन। वो चुप तुम भी चुप, इस चुप्पी को फिर तोड़ेगा कौन। बात छोटी को लगा लोगे दिल से रिश्ता फिर, बात छोटी को लगा लोगे दिल से रिश्ता फिर निभाएगा कौन। दुखी वो भी तुम भी बिछड़ कर, दुखी वो भी तुम भी बिछड़ कर, सोचो हाथ फिर बढ़ाएगा कौन। न वो राजी न तुम राजी, माफ करने का बड़प्पन फिर दिखाएगा कौन। डूब जाओगे दुखों के दरिया में कभी, दिल तुम्हारा फिर बहलाएगा कौन। एक अहम उसके एक तुम्हारे भीतर भी, इस अहम को फिर हटाएगा कौन। जिंदगी किसको मिली है कब तलक के लिए, अकेला यहाँ फिर रह जाएगा कौन। मूंद ली दोनों में से गर किसी दिन एक ने आंखें, कल इस बात पे फिर पछताएगा कौन। तो वाकई बड़ी गहरी बात है, गहरी बात है बहुत, लेकिन सच्ची बात है, सच्ची बात है। और आंखें खोल लेने वाली बात है कि अभी भी आंख खोल ली जाए तो अच्छा है। हाँ है ना। जिंदगी छोटी सी होती है और थोड़ी थोड़ी सी बात पर उठना मनाना। देखिए सब अपने ही हैं, जैसा कि जो गीत देखिए तो सुंदर हम लोगों ने बजाया बुआ जी, तो उसमें भी तो कुछ ऐसा ही है कि भाई सब कोई जब अपने ही है, जब सब अपने ही है तो फिर ये बात भी होती है कि फिर क्यों रूठना। और कुछ तो बार बार रूठ जाते हैं और कुछ बार बार मना लेते हैं, लेकिन बार बार रूठना तो मनाने वाले को भी तो एक बार सोचना पड़ेगा कि भाई ये बार बार अब कोई दिन में कितनी बार रूठ जाते हैं तो कितनी बार मनाया जाए। तो वो सोचते हैं कि इनकी आदत है रूठना, हमारी आदत है मनाना, चलो यही अभी कर लेते हैं। हाँ। अपने आप को रजामंद कर लेते हैं। हाँ। कि चलो तुम रूठते रहो हम मनाते रहेंगे। ऐसा भी होता है। हाँ, कुछ लोग मान ही लेते हैं कि अरे कोई बात नहीं, उसकी आदत है रूठना तो कोई बात नहीं, हमेशा से हम ही तो मनाते आए, हम मना लेंगे आज फिर। हाँ तो कुछ ऐसा नहीं, लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ये जो आज हम मना लेंगे और हर बार मनाते आ रहे हैं, इस पर आज हो सकता है कि विराम लग जाए। तो आप सजग हो जाइए। नहीं तो ये भी हो सकता है ना बुआ जी कि भाई कोई आए मनाए तो इस वजह से रूठ गए। हाँ तो वही तो मजा है। इसीलिए तो बेवजह भी रूठ जाते हैं ना जी। तो हमारे एक और श्रोता ने लिखा है कि बात बात में रूठो ना, ये विषय तो अच्छा है, रूठना भी एक कला है, किंतु ये वही जाहिर करते हैं जहाँ इससे समझने वाला हो। कभी रूठना जायज है तो कई बार रूठना ठीक भी है, लेकिन ये है कि रूठो मगर जहाँ सम्मान हो, वरना रूठना व्यर्थ है मेरे ख्याल से। यानी कि अगर कोई रूठ रहा है तो उसे मनाया जाए, और उसके रूठने को भी, इनका कहने का मतलब मुझे लगता है ऐसा ही है कि भाई रूठने को भी सम्मान मिलना चाहिए। अच्छा, मतलब आप ये देखिए कि यहाँ पे रूठने में मतलब कोई मनाने वाला हो तो रूठो, नहीं तो मत रूठो। यानी कि रूठना अपने हाथ में है, आप चाहें तो नहीं भी रूठ सकते हैं, मतलब बिना रूठे भी काम चल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे हमारी साथी ने लिखा है कि बात बात में रूठो ना, अपने आप को लूटो ना, ये रंग बदलती दुनिया है, तकदीर को अपने लूटो ना। सत्य है, बार बार रूठने पर कोई नहीं मनाता, बल्कि हमारी सकारात्मक ऊर्जा कम हो जाती है और हमारी आदतें खराब हो जाती हैं। दुनिया में किसी के पास समय नहीं जो आपको मनाता रहे। हमारा अनुभव है, व्यस्त रहें मस्त रहें, कोई बात करे तो ठीक, ना करे तो और भी ठीक, सबके लिए दुआएं करें, पर उम्मीद केवल भगवान और खुद से करें। सच्चे रहें, कुदरत आपकी हर बात सुनेगा। तो बात बहुत बड़ी आपने कही और बहुत अच्छी बात आपने बताया। जी जी, गीत सुनवा दो। बात बात में रूठो ना, अपने
जीवन सफर में दुख हो या सुख हो, करना है फिर भी बसेरा। जीवन सफर में दुख हो या सुख हो, करना है फिर भी बसेरा। बात बात में रूठो ना, अपने आप को लूटो ना, ये रंग बदलती दुनिया है, तकदीर से अपनी रूठो ना। बात बात में रूठो ना। फूल खुशी के हर कोई ले ले, कोई न देखे आंसू के मेले। फूल खुशी के हर कोई ले ले, कोई न देखे आंसू के मेले। तुम जो हंसे तो हंस देगी दुनिया, रोना पड़ेगा अकेले। तुम जो हंसे तो बुआ जी एक ब्रेक ले लें। तो भाई ऐसा है कि हम फिर से हाजिर हो गए इस अंतराल के बाद वायदे के मुताबिक। हाँ। और रूठने मनाने की बात चल रही है, लेकिन हमारे साथी जो हैं आजकल बड़ा प्यारा प्यारा लिखते हैं। हमारे जो सारे विषय होते हैं हाँ। आज के कार्यक्रम के, उसको सबको समाहित करके दो चार पंक्तियों में बता देते हैं, लिख अच्छा। देते हैं। हाँ हाँ लिखा है, अगर आपकी किडनी सही तरह से काम कर रही है हाँ। तो आप स्वस्थ हो और रुद्रप्रयाग घूमने जा सकते हो। ऐसे में बात बात में रूठो मत, बचपन की होली रंग भरी पिचकारी को याद करो और खुश हो जाओ। बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही बहुत सारी बातें हैं और भी हमारे साथियों ने लिखी है। हाँ, लेकिन हाँ, ये जो रूठने मनाने वाली बात है, हम लोग उस विषय पर बात कर रहे थे जी। कि कोई जैसे बहुत जल्दी से रूठ जाता है, कोई जल्दी रूठता भले ही देर में, मान जल्दी जाता है। कुछ लोग रूठ जाते हैं तो मानते ही नहीं हैं। तो हर तरीके के लोग होते हैं। और बुआ जी कुछ हाँ। लोग तो कई कई दिन तक रूठे रहते हैं। हाँ, यही तो हम कह रहे हैं, रूठे ही रहते हैं। हाँ, बहुत बहुत दिन तक रूठे रहते हैं, फिर पता चला एक बार मान जाएंगे और फिर पता चला 10-15 दिन रूठ जाएंगे। ऐसा भी होता है भाई, क्योंकि हमारे ना साथी ने भी तो लिख दिया ना कि हाँ। बड़े भावुक स्वभाव के होते हैं। हाँ। तो उनको लगता है ये बड़ा अच्छा लगता है कि हम बड़े भावुक हैं, अच्छा, इससे जल्दी जल्दी रूठ जाते हैं। फिर तो कुछ मनाने वाला लोग- क्या करे? मनाने वाले थोड़ी 15 अपनी दिन मनाए। अगर अकड़- 15 दिन बाद अगर हाँ। रूठना खत्म हो जाएगा तो इसका मतलब 15 दिन तो फिर मनाना पड़ेगा नहीं, ना। वो जल्दी जल्दी रूठेंगे ना। 15 बार मनाना पड़ेगा, 15 दिन नहीं, हर रोज 15 मिनट तक मनाना पड़ेगा। जी जी। तो बहुत तरीके की बातें हैं। और आमतौर पे लोग कहते हैं कि भाई बड़े रूठते हैं तो नहीं अच्छा लगता, बच्चे रूठते हैं तो अच्छा लगता है उनको मनाना। हाँ। अब बस शुरुआत तो यहीं से हो जाती है ना? हाँ, कभी कभी तो दादी अम्मा भी रूठ जाती हैं। है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो अलग अलग स्वभाव के लोग होते हैं और जो प्रवृत्ति होती है बच्चों की वो उसमें भी रूठना होता है। बड़ों में भी है, बूढ़ों में भी है और जो किशोर हैं उनमें भी है, किशोरियों में भी है। लेकिन कभी कभी मानना और मान जाना भी बुआ जी बहुत अच्छा होता है। देखिए, जल्दी से रूठना और जल्दी से मान जाना, इससे समय की बिल्कुल भी बर्बादी नहीं होती। और जो एक कहते हैं ना कि अगर रूठने का एक माहौल सा बनता जाता है तो कहीं ना कहीं तनाव भी होता है और तनाव का असर भी सब पर होता है। तो ये तो बात सही है कि भाई कोई ना कोई अगर रूठेगा तो कोई ना कोई मना ही लेगा, लेकिन फिर भी इससे कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा तो तनाव बनता ही बनता है। बिल्कुल बनता है। और रूठना मनाना जहां तक है कि खुद समझदार अगर आप हैं तो आपको खुद समझ में आएगा कि छोटी छोटी बातों पर रूठना नहीं चाहिए। हालांकि हमारे साथी लिख रहे हैं कि बुआ जी बिल्कुल सटीक बात कह रही हैं। आज
आपने कि आज के टाइम पे रूठना फिजूल है, क्योंकि आज किसी के पास इतना टाइम नहीं जो आपको मनाता फिरेगा। फिर भी अगर आप रूठ जाते हो तो सिर्फ और सिर्फ अपना दिमाग और समय खराब करते हो। तो भाई देखो, समय हो या नहीं हो, हम कहते हैं बहुत समय आज आप खाली हैं, इसका मतलब नहीं कि आप रूठने और मनाने में समय लगाएं। कुछ और करिए, आपको संगीत में रुचि है तो वो करिए, कुछ ड्राइंग पेंटिंग करिए, कुछ पढ़ लीजिए, क्या दिक्कत है? हाँ, जरूरी है कि इसी में लगे रहें। जी बिल्कुल, क्योंकि इन चीजों से बाहर आना बहुत जरूरी होता है। एक देखिए, एक श्रोता ने और लिखा है कि बड़ों के रूठने में प्यार कम, अहंकार अधिक होता है। जी। तो रूठना जो है बहुत मूर्खता है। किसी को किसी की परवाह नहीं है कि वो मान जाए। सबसे मेल मिलाप से रहने में ही अच्छा होता है। मतलब ये बात थोड़ी सी हमें हजम इसलिए नहीं हो रही है संगीता बिटिया, कि लोग ये कह रहे हैं कि कोई मनाने वाला नहीं है इसलिए रूठना छोड़ देना चाहिए। भाई आपके पास पूरी बारात खड़ी हो तो भी रूठना आप छोड़िए, सिर्फ ये सोच के कि ये व्यर्थ और नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करता है, आपका समय नष्ट होता है। बिल्कुल। और आप दूसरे के भरोसे बैठे हैं। कभी कभी आपका मन जो है शांत हो गया है, जिस बात पे आप नाराज थे वो चला भी गया, खत्म भी हो गया, लेकिन फिर भी अब आपको लगता है कि अरे अब हम बिना किसी के मनाए कैसे माने। हाँ, है ना? और इस चक्कर में जैसे कि आप गिर गए तो अब बिना उठाए कैसे उठे? आप उठ सकते हैं अपने आप, लेकिन नहीं उठेंगे कि समाज क्या कहेगा। तो भाई इस तरीके से आप अपनी पूरी खुशी जो है या आपके मानने की बात है, जो अपना समय है, किसी और के हाथ में क्यों दे रहे हैं? और ये भी तो होता है बुआ जी कि देखिए, पहले तो अपने तक होती है रूठने की बात, उसके बाद फिर पानी नहीं पियेंगे, खाना नहीं खाएंगे, रूठ गए। अरे लो, पानी पी लिया तो फिर फायदा क्या? मतलब मान गए। जो मनाने वाला है वो तो खुश हो रहा है कि अब धीरे धीरे तो ऐसे ही मान रहे हैं, भूख लगेगी खुद ही खाएंगे, जाने दो क्या करना है ना? जी जी बिल्कुल। तो सुना दो इसी बात पे गाना, हम सुन भी लेंगे गाना। संगीता ने सुनाया है। छिप बदरा में चमके जैसे चनवा मोरा मुख दमके, मोरी कुसुमिरे चुनरी आई तर गमके, मोरी कुसुमिरे चुनरी आई तर गमके। लुक छिप बदरा में चमके जैसे चनवा मोरा मुख दमके, मोरी कुसुमिरे चुनरी आई तर गमके। सुनवाए
तो भाई बात चल रही थी रूठने मनाने की। हाँ। बड़ी मजेदार बात हमारे साथी लिख रहे हैं कि हम लोगों के लिए कह रहे हैं कि आप लोग श्रोताओं से कभी मत रूठिएगा। हाँ। हम तो यहाँ हैं, वहाँ आकर मनाना बहुत टेढ़ी खीर है। लेकिन भाई इसी का जवाब हमारे एक श्रोता ने बड़े अच्छे ढंग से दिया। कहो तो पढ़ के सुना दें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये श्रोताओं की तरफ से, हालांकि हमारे साथी ने थोड़ा अलग ढंग से लिखा है। बात बात में रूठो ना। अच्छा, अगर मैं रूठ गया तो आप लोग मेरा बिगाड़ लेंगे क्या? आप लोग मेरा क्या बिगाड़ लेंगे? अच्छा। आप लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यही सोचकर मैं तो बेहद खुश हूँ। रूठे मेरे दुश्मन, याहू चाहे कोई मुझे जंगली कहे। लेकिन ये गीत हम नहीं सुनवाने वाले। नहीं, इन्होंने भाई देखो ऐसा है कि इन्होंने पूरा एकदम क्लियर कर दिया है, क्लियर कर दिया और होली का पूरा लाभ भी उठा लिया। याहू चाहे कोई मुझे जंगली कहे। लेकिन भाई हम तो ऐसे ही हैं। और बिल्कुल ये बात सही है कि रूठो अपने, मतलब जाओ जहां अपने घर रहो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ना आप रूठे, लेकिन हाँ ये तो हम कहेंगे कोई अपना रूठ जाए तो मना जरूर लें, है ना। वैसे इनके रूठने का जो लहजा है बड़ा ही अलग सा है, प्यारा है। हाँ प्यारा सा है, लेकिन ज्यादा लोग ना इस पर मतलब नहीं अमल करें ना। बिल्कुल सही बात है कि हम रूठ लेंगे तो आप कर क्या लोगे? तो बेहतर है कि हम खुश रहेंगे, तो आप खुश रहिए। वही हमने कहा ना कि आप अपनी बागडोर किसी और के हाथ में न दें, चाहे वो खुशी की हो, चाहे गम की हो, चाहे तरक्की की हो, चाहे किसी भी चीज की हो। अपने आप से अपने हाथ में रखिए, अपने आप से मान जाएं। और इसीलिए होली का मौसम आता है, होली का त्योहार आता है कि आप जो भी गम है उसको भूल कर सबके गले मिलें और खुश रहें। जी बिल्कुल। लेकिन बच्चों की बात तो कर लें बुआ जी। हाँ। बच्चे जो हैं वो अगर किसी किसी बात पर रूठ जाएं, कभी कभी जिद पर आकर रूठ जाते हैं। कभी कभी तो ठीक है, चलिए छोटे बच्चे हैं रूठ गए, लेकिन कभी कभी किसी एक चीज को पाने के लिए जैसे जिद पकड़ लेते हैं और दिलाई नहीं गई तो फिर बस गुस्सा होके बैठ जाते हैं। तो अब ये होता है कि भाई जिद बार बार किस तरह से पूरी की जाए, है ना। तो इसका असर जो है वो देखा जाए तो एक तरह से अच्छा नहीं भी पड़ता है, क्योंकि अगर मनाने के लिए वो चीज दे दी जाए तो फिर आदत तो बिगड़ेगी ही। तो बस शुरुआत में ही वहीं आप पूर्ण विराम लगा देंगे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि एक बार जब आपने किया तो वो 2 बार 3 बार 4 बार और उम्मीद बनती जाती है, बढ़ती जाती है कि ये अब हमें मिल ही जाएगा जैसे ही हम ये काम करेंगे। यानी जिस भी तरह से हम रूठेंगे तो हमें मनाने के लिए ये काम किया जाएगा। तो शुरुआत वहीं से कीजिए कि आपको मतलब रहे कि उसको ये उम्मीद ना रहे कि हम ये गलत काम करेंगे तो हमें ये चीज मिल जाएगी। जैसे कि रूठना ऐसा नहीं होता बच्चे की केवल बैठ गया, वो चुपचाप अगर बैठ जाते हैं तो हम मान के चलते हैं थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। लेकिन बच्चे जब जिद पर आते हैं, यानी कि फिर खाना पीना छोड़ते हैं या किसी से बात नहीं करते या रो रहे हैं, कभी कभी कुछ बच्चे हाथ पैर पटकते हैं, मतलब बहुत कुछ भी जो प्रतिक्रिया करते हैं वो सही नहीं होती है ना। अपना रूठना वो दिखाते हैं, प्रदर्शित करते हैं। बिल्कुल। तो कृपा करके उसको वहीं रोक दें और उसे बता दें कि ये करेंगे तो नहीं मिलेगा, जायज लगेगा तो हम देंगे। और फिर अगर कुछ ऐसी चीज है जो गलत है तो आप उसे बताएं कि क्यों नहीं दी जा रही है, और उस बच्चे को ये समझाएं कि तुम खुद निर्णय लो कि कैसे दिया जाए तुमको, थोड़ा समझदार हो तो। बल्कि कोशिश करें कि वो ऐसा समझदार बने कि जो भी चीज के लिए वो रूठ रहा है तो वो उसी क्यों नहीं दी जा रही है, क्यों नहीं पूरी की जा रही है। तो भाई इस तरह से बच्चों की जो है ना बातें, आदतें, वो सब हमारे हाथ में है, उनके संस्कार हमें ही बनाने होते हैं। तो इस तरह से मनाइए और बनाइए, और इस तरह से त्योहार जो होता है तभी खुशनुमा रहता है जब सब खुश रहते हैं, है ना। पलका में नींद कैया आवेली, गोरी पलका में नींद कैया आवेली, आवेली गोरी पलका में नींद कैया आवेली। तुम्हारी पलका पालनी है झुलावली, झुलावली पलका पालनी है झुलावली। हो हमारे नैना तो दूर दूर कैया जाला जी, ढोला कैया जाला जी।
लहरावेली। गोरी चुंदड़ी लहर लहरावेली, लहरावेली चुंदड़ी लहर लहरावेली। भोला प्राणा में प्रीत जगावली, जगावली प्राणा में प्रीत जगावली। हो मारे बिगड़े सो दूर दूर कैया जाला जी, भोला कैया जाला जी। मारे बिगड़े सो दूर दूर कैया जाला जी, भोला कैया जाला जी। थाने मोतीड़ बनानी, थाने मोतीड़ बनानी, हारे होता तू लगानी, राजनथनी बांध कर रखूंगी। हो राजनथनी बांध कर रखूंगी। थाने का जलियो बनानी, हारे नैना में रमानी, राज पलका में बंद कर रखूंगी। हो राज पलका में बंद कर रखूंगी। बुआ जी, होली की याद के लिए हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि जिस कॉलोनी में रहते थे वहाँ एक शिव मंदिर था। मंदिर के प्रांगण में होलिका दहन किया जाता था, जिसकी शुरुआत होलिका अष्टक के पहले दिन से होती थी, जहाँ होलिका दहन किया जाता था। उस जगह एक लकड़ी रख देते थे, मतलब गाड़ देते थे, उसकी चारों तरफ लकड़ियां जमा कर होलिका दहन किया जाता था और हम सभी बच्चे होली का बेसब्री से इंतजार करते थे। होली के दिन मंदिर में ही सभी कॉलोनी वासियों का भोजन बनता था। सारे बड़े बच्चे होली मिलजुल कर रंग खेलने के बाद जो स्वादिष्ट दावत होती थी उसका लुत्फ उठाते थे और सारी जो महिलाएं थीं वो घर से बनाए हुए पकवान भी लेकर आती थी। उसका स्वाद आज तक इन्हें याद है। फिर ढोल धमाकों के साथ नाच गाने का कार्यक्रम होता था, जिसमें सभी बच्चे जो थे उन्हें सबसे ज्यादा मजा आता था। तो ये तो मानी बात है भाई, बच्चों को तो बड़ा मजा आता है, क्योंकि बच्चों को आज भी मजा आता है। और कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई हमारा भी बचपन अभी तक है, तो हमें भी उतना ही मजा आता है। तो बात सही है कि बचपन बनाए रखिए और ऐसे ही होली खेलते रहिए। लिखा है ना, क्योंकि बचपन में क्या होता है कि बंधन नहीं होता है कहीं से भी। हाँ हाँ बिल्कुल। पिछले दिनों की याद करके सचमुच होली का तो असली आनंद बचपन में ही होता था। कोई बंधन नहीं, होली के मस्ती में इतने डूब जाते थे, किसी का कुछ बुरा भी होगा ये दिमाग से परे की बात थी। हम सभी सहेलियां एक दूसरे के घर जाकर होली खेलती थी। एक सीनियर दीदी थी, उनके घर होली खेलने गए, ना नुकुर करते हुए उठा पटक धींगा मस्ती करते हुए होली जम कर खेले। अचानक वे बड़ी जोर से चीखी। हमने सोचा कि बहाना कर रही हैं, कोई उन्हें रंग नहीं लगाए, पर जब उनकी हथेली को पकड़कर जब वो रोने लगी अपनी हथेली को, तो एक सहेली का ध्यान गया। सबके हाथों में रंग लगे तो पता भी नहीं चल रहा था कि उनकी उंगलियों से खून टपक रहा था। उनके नाखून बड़े थे और पकड़ा पकड़ी में नाखून टूट गया और वो जगह चोटिल हो गई। सारा होली का उत्साह ठंडा पड़ गया। गर्म पानी से धोकर मलहम पट्टी किया गया, मोहल्ले के एक दुकान खुलवाकर इंजेक्शन दिलवाया गया और हमें इतनी शर्माई। शाम को उनके घर तो हम लोग गए ही नहीं। बहुत दिनों तक भी हम लोग जो है उनसे नहीं मिले, लज्जित रहे, आंखें चुराते रहे। बाद में उन्होंने अपना बड़प्पन दिखाया। उन्होंने लिखा कि तुम लोग कोई गलती नहीं थी, मेरी गलती थी, मुझे नाखून काट लेना चाहिए था। आज भी वो मंजर याद आता है तो बहुत शर्म महसूस होती है। और हमने सबक लिया कि होली खेलते वक्त जोश उत्साह हो पर होश ना खोए, क्योंकि इससे बड़ी फिर गड़बड़ हो जाती है। अब देखिए इन्होंने लिखा है, इतनी बड़ी बात है। हाँ, लेकिन तैयारी की जहाँ तक बात है तो इस तैयारी में हम लोग ये भी तो कहते हैं ना कि आपने कोई भी अगर गहना आदि पहना है, अंगूठी है, चूड़ी है, कान में ऐसा कुछ है तो ना पहने, उतार दें, बिल्कुल है ना। चिकना हो से पहने, नाखून तो बिल्कुल ही हर तरह से काट लें। तो बात भी सही है कि उनकी भी थोड़ी सी उन्होंने भी थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया। नाखून नहीं बढ़ा होना चाहिए, बिल्कुल। हो सकता है किसी और को लग जाता। हाँ, क्योंकि इसमें तो भाई एक दूसरे को रंग लगाते हैं तो इसमें लगना तो बिल्कुल लाजमी है। तो इन चीजों को तो बचाना चाहिए। हमारे एक और श्रोता ने लिखा है कि बचपन इंदौर में गुजरा और उम्र दराज होने पर भी फिर यहीं आने का मौका मिला। आज होली की यादों के बारे में पूछा तो बता दूं कि इंदौर की होली और रंग पंचमी की जो रंग पंचमी है वो बहुत प्रसिद्ध है और टोरी कॉर्नर के पास ही ये लोग रहते थे। तो हाथी पर टैंकर रंग से भरा हुआ लेकर निकलते थे।
होली खेल लें। सभी पुरुष होते थे, महिलाओं को घर से देखना होता था, लेकिन पिचकारी की खुशबू भरी फुहार सभी को भिगो जाती थी। अब बहुत कुछ बदल गया है, लेकिन मज़ा कायम है और लोग भी शामिल होते हैं, औरतें भी शामिल होती हैं और राजबाड़ा पर बहुत मज़ा आता है। तो कहीं कहीं पे तो बुआ जी जो होली का रंग होता है वो बड़ा ही अलग होता है, बड़ी सजीली होली होती है। अब कहीं कहीं तो ऐसा भी कर दिया जाता है कि भाई एक बड़ी सी जगह है और उसको या तो चरई कह लीजिए या कुछ कह लीजिए, पहले ऐसी जगहों पर रंग भर कर रख दिया जाता था। और क्या होता था कि जब होली का समय होता था तो सारे लोग फिर उसी इकट्ठा जगह पे होते थे और रंग लगाते थे। हाँ, और पानी भी, हाँ पानी भी होता था। और इतना ही नहीं बल्कि वो गुजिया वगैरह जो होती थी, हाँ। तो वो साथ में नाश्ता एक दूसरे को कराते थे, जिसके घर में जो बनता था वो प्लेट में ले लेकर आता था। खास तौर से ठंडाई बनती थी और इस तरह से लोग एक दूसरे के संग मतलब पर्व मनाते थे और जिसके घर जो पकवान बनता था वो एक दूसरे को देते थे, खिलाते थे। हाँ, तो वो जो रंग होता था ना बुआ जी, तो सादे पानी की भी एक हौदी सी होती थी और रंग भरी वाली भी एक हौदी होती थी। हाँ। तो अगर मान लीजिए रंग ज्यादा लगा है तो फिर वहां पर ये था छुड़ा कि भी भाई- लेते थे। हाँ, छुड़ा भी लेते थे। तो पानी की, अच्छा पानी की भी कई जगह समस्या होती थी। हाँ। तो वो भी, उसका भी निपटारा हो जाता था। तो भाई जो हमारे साथी ने अपने इंदौर की होली के बारे में जानकारी दी उसके लिए वाकई बहुत बहुत धन्यवाद। सब जगह कुछ कुछ अलग अंदाज में होती है। कुछ लोग जैसे एक जगह से शुरू करते हैं, सबके घर में मिलते जाते हैं, फिर उनको ले लेते हैं अपने साथ में, फिर ऐसे टोली बढ़ती जाती है और फिर एक जगह रुक के वहीं कहीं गाना लगा लिया और नाचने लगे। फिर 1-2 घंटा नृत्य आदि किया, उत्सव मनाया, खाया पिया, फिर अपने अपने घर चले गए। तो हर तरह से होती है होली। फिर बहुत सारी जगहों पर शाम को भी सूखी होली जो अबीर की होती है, वो सुबह से भी ज्यादा खेली जाती है। कहने के लिए वो सूखी होती है, लेकिन एक एक मुट्ठी रंग जो है हाथ में निकल आता है जब लोग खेल के घर आते हैं तो। हाँ, और फिर जब उसको छुड़ाया जाता तो वो भी यादें बड़ी गजब। हाँ, बचपन में तो बड़ा मजा आता था। छूटता नहीं है। नहीं, हम लोग बड़े खुश होते थे कि अभी इतना ज्यादा हमको लगा था जब वो ऐसे सिर उल्टा करके धोते थे ना बाल कुएं के पास बैठकर, तो ये देखा जाता था कि अच्छा तुम्हारा छूट गया, यानी तुम्हारा बहुत कम लगा था। तो ये फक्र महसूस किया जाता था कि हमें इतनी ज्यादा होली खेला है हमने कि हमारा अभी तक छूट नहीं रहा है। तो बड़ा मजा आता था ये देखकर। हाँ हाँ, और कहीं कहीं तो जो होली होती थी बुआ जी, वो तेल पहले से जो है वो अरे वो तो कुछ बच्चे लगा के इतना आते थे कि उनके ऊपर रंग ही नहीं चढ़ता था। हाँ, या वो वार्निश लगा के आ जाते थे। हाँ, वार्निश और तेल, उसकी भी बड़ी सारी यादें। जी। चंदन सा बदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना। चंदन सा बदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना। मुझे दोष न देना जगवालो, मुझे दोष न देना जगवालो, हो जाऊं अगर मैं दीवाना। चंदन सा बदन चंचल चितवन। पलकों के किनारे कजरारे, माथे पर सिंदूरी सूरज, होठों पे दहकते अंगारे। साया भी जो तेरा पड़ जाए, साया भी जो तेरा पड़ जाए, आबाद हो दिल का वीराना। चंदन सा बदन चंचल चितवन।
कम होगी मुझे तेरी बहुत जरूरत है। पहले भी बहुत मैं तरसा हूँ, पहले भी बहुत मैं तरसा हूँ, तू और न मुझको तरसाना। चंदन सा बदन चंचल चितवन। देखो हमारे साथी ये भी लिख रहे हैं कि वैसे तो उन्होंने लिखा कि आज थोड़ा सर दर्द हो रहा है, मोबाइल हाथ लिया तो बोलती ठेवे मोबाइल आनी आराम कर तो दीदी, बचपन की होली तो बहुत सुंदर थी। गोबर की चकोलियां बना के सुखाना, फिर उसकी माला बनाकर खेतों की तरफ पलाश खिलते थे तो फूल लाके सुखाना, नहीं तो कूटना, फिर उसे पानी में भिगोए रखना। धूली वंदन के दिन यही रंग खेलते थे, अब तो नकली रंग है तो वो मजा कहाँ। 40 साल पहले की इन्होंने बात लिखी है। तो वाकई वो जो रंग होते थे ना वो अलग ही होते थे। टेसू के फूल होली की जो यादें हैं वो पुरानी ही यादें हैं, ज्यादा कह सकते हैं। पलाश के फूल, हाँ मन में रहती हैं बुआ जी। तो एक और श्रोता ने लिखा है हमारे कि कक्षा 10 में पढ़ता था तो बोर्ड की परीक्षा भी इसी समय होती थी। परीक्षा के दौरान ही होली का त्योहार आ गया। दोस्तों के साथ जमकर रंगों की होली खेली, इतना रंग लगाया गया कि चेहरे पर से रंग छुड़ाने में भी जद्दोजहद करनी पड़ी। होली के बाद गणित का पेपर था, अपने चेहरे का गणित तो रंगों से पहले से ही बिगड़ा हुआ था। खैर उसके बाद परीक्षा रूम में परीक्षक मेरे चेहरे को देखते रह गए और मेरे रंगे हुए चेहरे से रोल नंबर में लगी फोटो से मिलान करने लगे कि कहीं दूसरा बंदा तो पेपर देने नहीं आ गया। कक्षा के सभी दोस्त उसकी इस हरकत पर हंसते रहे, यानी कि जो गुरुजी थे उनके। उसके बाद जब होली का त्योहार आता तो ये बात याद आ जाती, क्योंकि भाई रंग अगर इस तरह से चढ़ा रहेगा तो फिर तो हाँ, उन्हें भी सोचना पड़ेगा। बिल्कुल हाँ। बचपन की होली की यादें भी होली के पक्के रंगों जैसी होती हैं। कितना भी छुड़ाने की कोशिश करें, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रह जाता है। होली के त्यौहार के लिए 8-10 दिन पहले से तैयारियां शुरू हो जाती थी। सबसे पहले लकड़ी, उपले, प्रसाद, पंडाल आदि पर होने वाले खर्च का बजट बनाया जाता। उसके बाद हर एक घर से कितना चंदा लेना है ये तय किया जाता था। उन दिनों पेड़ों की कतारें हुआ करती थी तो कुछ लकड़ी पेड़ों की डाल तोड़ने से जमा हो जाती थी और होलिका दहन मुहूर्त के हिसाब से भोर में 4 बजे का होता। तो कभी तो हम सभी मित्र बारी बारी से जाकर होली की निगरानी करते और दहन के समय सभी के दरवाजे खटखटाकर जगा देते थे। रंग वाले दिन वो इतना रंग पोतते थे कि पहचानना भी मुश्किल हो जाता था। साइकिल पर दूसरे मित्रों के यहाँ रंग खेलने जाते, साथ ही घर के बने मिष्ठान और नमकीन का लुत्फ उठाते। अभी होली आती है और चली जाती है, उसमें हम अपने बचपन को ढूंढने की कोशिश करते हैं लेकिन असफल रहते हैं। भाई लेकिन नहीं, ऐसा होना नहीं चाहिए। क्यों असफल रहते हैं? आप अभी भी खेलिए ना मजे से। खेलिए। और अब तो देखिए व्हाट्सएप, साइकिल चलाना छोड़ दिया होगा इन्होंने असल में। दिक्कत यही है। बिल्कुल बिल्कुल। और बुआ जी वैसे अब समय तो पूरा होता है लेकिन इनका एक जल्दी से पढ़ देते हैं। लिखें कि स्कूल से होली हमारी 2 दिन पहले शुरू हो जाती थी। रंगे हुए घर आते थे, पूरी कॉलोनी जान जाती थी कि इनकी होली शुरू हो गई। सब हमसे बचने लगते थे, कहीं हमें भी ना रंग दे। फिर माँ के साथ रसोई में गुजिया, शक्करपारे, सेव बनाने में मदद की जाती थी। शाम को होलिका दहन कॉलोनी में होता था, फिर गुलाल से रंग एक बार, फिर सुबह का इंतजार, फिर बाल्टी में रंग घोलना, गुब्बारे भरना, आंटियों की टोली में पूरी कॉलोनी में डांस करते हुए हर घर जाना, तरह तरह के पकवान खाना, फिर शाम को सूखी होली खेलना। क्या दिन थे। और अब कार्यक्रम से लेते हैं इजाजत। सभी को संगीता श्रीवास्तव और प्यारी बुआ का नमस्कार। सखी सहेली